हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश में पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए या पिछले वीडियो कालांश को निरंतरता देते हुए जो हमने टेंसेज स्टार्टिंग की थी, टेंसेज में हमने ये बतलाया था कि टेंस कितने होते हैं, पूर्ण कितने होते हैं, तो 3 से 12 कैसे होते हैं, ये भी आपको कल बतलाया था। इसके बाद जो विशेष हमने पिछले कालांश में टाइम लिया था, उसमें ये लिया था कि हिंदी वाक्य से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, प्लेस, मैनर एंड टाइम को कैसे पता लगाया जाता है, कैसे हम उससे वाकिफ़ हों। तो ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो कालांश में आपको बतलाई थी। आज उससे आगे बढ़ते हुए आज हम टेंस नंबर 1, टेंस नंबर पहला, और वो कौन सा होगा आपका नंबर पहला टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहने का मतलब अनिश्चित वर्तमान का अनिश्चित वर्तमान काल। तो पहली बात तो यह है कि इसको अनिश्चित वर्तमान काल क्यों कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इसकी पहचान जो होती है वो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं ऐसे शब्द आते हैं तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे हम यूँ कहते हैं कि राम फुटबॉल खेलता है, कब से खेलता है, कब तक खेलेगा, तो ये उसका समय कब खेलता है ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसमें, इसलिए इसको इंडेफिनिट कह देते हैं। कोई भी कार्य करने वाला ताहे लगा के पीछे कहता है कि मैं पढ़ता हूँ, मैं कितना पढ़ता हूँ, मैं कब से पढ़ता हूँ, मैं कब तक पढ़ता हूँ, ये स्थिति होने की वजह से इसको क्या कहते हैं, इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक है ना। तो पहला टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और थोड़ा सा इस टेंस में मोड़ आते हैं और उन मोड़ों को समझना एक अच्छी तरह से ध्यान देना। अगर आपका ये टेंस अच्छी तरह से क्लियर होता है तो आप बाकी के टेंस में इतनी मेहनत करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। और हम बार बार सेंटेंस स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देते। आपको इस टेंस में पूरा चारों प्रकार के जो वाक्य एक टेंस के माध्यम से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, कौन कौन से, अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक, चारों प्रकार के वाक्य एक टेंस के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं। लेकिन इस टेंस में आपको बाकायदा चारों प्रकार के वाक्य को स्ट्रक्चर के साथ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पेचीदा मामला है, थोड़े से मोड़ हैं जो बच्चे सीख नहीं पाते टेंस, वो इसी टेंस की वजह से नहीं सीख पाते। तो नंबर पहला हम पढ़ेंगे इसमें, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, अर्थात नंबर 1 इसकी पहचान है। तो पहचान में हम लिखेंगे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता आदि शब्द, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं तो वह
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है ना सर। नंबर पहला तो सबसे पहली पहचान है, हिंदी से अंग्रेजी सीख रहे हैं हम, तो हिंदी में हमें उन वाक्यों को छांटना है कि जिन हिंदी वाक्यों के पीछे ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं तो वो टेंस कौन सा माना जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी हैं, तो इस पर विशेष ध्यान देना है। हेल्पिंग वर्ब देखो, एमबी में एसीआईएस, मेन वर्ब में एसीएस या एमबी फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब में एसीएस या एमबी फर्स्ट फॉर्म, ये इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। एक डू है और एक डज है, तो 1, 2, 3 और 4। आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि मुख्य क्रिया में एसीएस या मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जो लगा रहे हैं तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब में शामिल क्यों कर रहे हैं। तो ये टेंस जब एसीएस की मुख्य क्रिया में एमबी में एसीएस लगाते हैं, एमबी फर्स्ट फॉर्म की मदद से ही बनता है, तो ये शब्द सहायक क्रिया मुख्य क्रिया दोनों की भूमिका निभाते हैं, इसलिए इनको सहायक क्रिया का भी दर्जा देते हैं। और मुख्य क्रिया तो ये है ही कि मुख्य क्रिया में हम एसीएस लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब जो है इस टेंस में 4 काम करती हैं सर। 4 कौन सी हो गई आपकी, मेन वर्ब में एसीएस और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एमबी फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। अब बात ये समझनी है कि एमबी में एसीएस, मेन वर्ब में एसीएस और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस टेंस के केवल सकारात्मक वाक्य में, कौन से वाक्य में, सकारात्मक। सकारात्मक वाक्य का मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको अपन सिंपल भी बोल देते हैं, वो स्टक में लिख दिया, एफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज होता है। यानी एमबी में एसीएस या एमबी फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया में एसीएस लगाते हैं, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जो इस टेंस के केवल सकारात्मक वाक्यों में ही होता है। और दूसरा काम कि डू और डज का प्रयोग, अन्य 3 तरह के वाक्य कौन से, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। ठीक है ना। ये 3 तरह के जो अन्य वाक्य होते हैं उसमें डू और डज का प्रयोग होता है। यानी डू डज का प्रयोग नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव वाक्य में होता है। और एफर्मेटिव सेंटेंस का जो प्रयोग होता है एमबी में एसीएस और एमबी फर्स्ट फॉर्म, एमबी में एसीएस और एमबी फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहले हमको इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इस बात पर क्या ध्यान देना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया में एसीएस और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इस टेंस के केवल कौन से वाक्यों में होता है, सकारात्मक वाक्यों में होता है, अर्थात एफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है। और डू और डज का प्रयोग इस टेंस के नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में होता है। इस बात को आप नोट डाल के और लिख लें। कैसे लिखोगे, इस टेंस में एमबी में एसीएस और एमबी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग केवल एफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है
जो HV एवं MV दोनों की भूमिका निभाती हैं। दूसरी बात, डू और डज का प्रयोग डू और डज का प्रयोग स्टेंस के नेगेटिव इंटरोगेटिव एवं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के मध्य होता है। ठीक है ना। तो इस बात पर आप विशेष ध्यान दोगे। एक बार और समझ लें, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने टेंस शुरू किया है, इसको आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। बाकी की टेंस की पहले पहचान है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ताए, तिए, ते है, ताहू कॉमन है आदि शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। नंबर दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, MB में SES, MB फर्स्ट फॉर्म, डू एंड डस। तो ये इसकी टोटल HV हैं, सहायक क्रिया हैं। तो MB में SES और MB फर्स्ट फॉर्म, MB में SES और MB फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इस टेंस के केवल कौन से वाक्यों में होता है? एफर्मेटिव सेंटेंस में, अर्थात सकारात्मक वाक्यों में। डू और डज का प्रयोग, डू और डज का प्रयोग इस टेंस के नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव अर्थात अन्य 3 तरह के वाक्यों में होता है। फिर इसको हमने और भी अच्छी तरह से समझने के लिए ये लिखा है नोट डाल के कि टेंस में MB में SES, MB फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग केवल एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, सेंटेंसेस में होता है, यानी सकारात्मक वाक्यों में होता है, जो HV एवं MB दोनों की भूमिका निभाती हैं। दोनों की, यहाँ पर की लिखें, दोनों की भूमिका निभाती हैं। डू और डज का प्रयोग इस टेंस, डू और डज का प्रयोग इस टेंस के, डू और डज का प्रयोग इस टेंस के नेगेटिव, इंटरोगेटिव एवं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के मध्य होता है। अब बात आती है कि हम सबसे पहले इसमें जो है कि एफर्मेटिव सेंटेंस केवल 2 ही सहायक क्रिया MB में SES और MB फर्स्ट फॉर्म की मदद से बनाए जाते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें हमें MB में SES और MB फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग पढ़ना होगा आगे, और इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा कि MB में हम SES या MB फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कैसे करते हैं और उसकी क्या क्या शर्तें होती हैं, वो हमें भली भांति से समझना होगा, जो इस प्रकार है। तो आप न्यू पॉइंट डालेंगे। न्यू पॉइंट में ये होगा MB में S या ES एवं MB फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, MB में SES एवं MB फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। इसमें लिखना शुरू करें, समझें आप। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक
वाक्यों में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सकारात्मक वाक्यों में जब सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्यों में जब सब्जेक्ट कर्ता सिंगुलर ही, शी, इट, नेम आदि में से कोई भी होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्यों में जब सब्जेक्ट कर्ता सिंगुलर अर्थात ही, सी, इट, नेम आदि में से कोई भी होता है तो एमबी में एस या ईएस लगाते हैं और जब सकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट अर्थात कर्ता बहुवचन आयु देवी आदि में से कोई भी होता है तो केवल एमबी फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो ये बात हमें पहले क्लियर करनी है भाई कि एमबी में एसईएस एवं एमबी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कैसे होता है, किन स्थितियों में होता है, तो ये समझें। एमबी में एसईएस एवं एमबी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्यों में जब सब्जेक्ट का मतलब जब कर्ता सिंगुलर का मतलब एक वचन कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट, नेम। तो सकारात्मक वाक्यों में जब कर्ता सिंगुलर ही, सी, इट, नेम आदि में से कोई भी होता है तो एमबी में अर्थात मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं। एस या ईएस ये भी अपने मन से नहीं लगता, इसकी भी कोई शर्त होती है, लेकिन यहाँ पर हमको केवल इतना समझना है, इतना सीखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सकारात्मक वाक्यों में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होता है, ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट, नेम जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो एमबी में हम एस या ईएस लगाते हैं। और जब सकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट बहुवचन बहुवचन का मतलब क्या होता है, प्लूरल। अब प्लूरल कौन से होते हैं, आयु देवी। कौन से, आयु देवी। आई को बहुवचन माना गया प्रेजेंट में पूरे में, तो आयु देवी जब कर्ता बहुवचन होता है तो आदि में से कोई भी होता है तो केवल एमबी फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो बात ये समझनी है कि जब कर्ता हमारे एक वचन हो, ही, सी, इट और नेम, इन चार कर्ताओं में से कोई भी होता है तो एमबी में एस या ईएस लगाते हैं।
ठीक है ना। ही सीट ने कोई भी होता है तो मुख्य क्रिया हम क्या लगाते हैं अपन, एस लगाते हैं। और जब करता आयु देवी, कम से कम ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि ये हमारे सर्वनामिक सब्जेक्ट हैं, प्रोनाउन सब्जेक्ट हैं। प्रोनाउन सब्जेक्ट प्लूरल हैं, तो इनको हम क्या देते हैं, केवल एमबी फर्स्ट फॉर्म। इनके अलावा और भी होते हैं बहुवचन, जैसे प्यूपिल शब्द है, तो प्यूपिल शब्द क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, उसके साथ भी एमबी फर्स्ट फॉर्म। चिल्ड्रन है, उसके साथ भी हम बहुवचन ही फॉलो करेंगे। कोई भी हमारा कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है, जैसे ट्री, तो ट्री से क्या हो जाएगा, ट्रीज़, तो ट्रीज कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। और ट्री है, केवल ये ट्री है, तो वहाँ पर हम सिंगुलर मानेंगे। तो ऐसा नहीं कि ये चार ही सिंगुलर और प्लूरल हैं, हमें कॉमन सेंस से समझना है कि जो एक होता है उसको सिंगुलर कहते हैं इंग्लिश में या हिंदी में, और एक से अधिक होता है उसे प्लूरल कहते हैं। केवल एक कोई एक वचन बोलते हैं, और एक से अधिक चाहे 2 हैं, चाहे 10 हैं, चाहे 100 हैं, चाहे 1000 हैं, उसको हम बहुवचन कहते हैं। तो पहला हमारा जो स्टेप है, जो हमने इससे पहले पढ़ा था कि इस टेंस में 4 सहायक क्रियाओं का प्रयोग होता है। तो 4 सहायक क्रियाएँ कौन कौन सी थी, एमबी में एसईएस, एमबी में एसईएस, एमबी फर्स्ट फॉर्म, डू एवं डस, ये 4 सहायक क्रियाएँ थीं। इन 4 सहायक क्रियाओं को हम इस टेंस में फॉलो करते हैं। उनमें फिर हमने डिवाइडेशन पढ़ा। डिवाइडेशन में क्या पढ़ा हमने कि एमबी में एसईएस और एमबी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इस टेंस के केवल एफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, जो आपको बिल्कुल कंठस्थ करना है, क्योंकि इस टेंस में गलतियां होती हैं। वो इस वजह से होती हैं कि सकारात्मक वाक्य बनाने का नियम अलग है, और अन्य 3 तरह के वाक्य जो होते हैं, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, वो वाक्य बनाने का। तो हम यहाँ पर जो आगे हमने लिखा है वो केवल सकारात्मक वाक्य के बारे में लिखा है, जो अच्छी तरह से आपको ध्यान देकर सुनना है, समझना है, ठीक है ना। तो हमने ये पढ़ा कि एमबी में एसईएस और एमबी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कैसे करते हैं, तो स्पष्ट लिखा हुआ है, इस पर आप विशेष रूप से ध्यान दें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्यों में जब सब्जेक्ट सिंगुलर कौन से हैं, ही, सीट, नेम आदि में से कोई होता है तो एमबी में एसईएस लगाते हैं। और जब सकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट प्लूरल बहुवचन होता है, मैंने इंग्लिश का शब्द नहीं लिखा प्लूरल, बल्कि डायरेक्ट क्या लिख दिया, बहुवचन होता है, आयु देवी आदि में से कोई भी होता है, तो केवल एमबी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। उनको और भी समराइज कर दिया, और भी संक्षिप्तीकरण से आपको समझाया गया कि यदि कर्ता एक वचन ही, सीट, नेम में से कोई भी होता है तो एमबी में एसईएस लगाते हैं। और बहुवचन कर्ता होता है आयु देवी, इनमें से कोई भी होता है तो केवल क्या लगाते हैं, एमबी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक सर। अब कहानी आती है कि एक वचन कर्ता होने पर एस लगा सकते हैं या एस लगा सकते हैं, तो इसे कैसे लगाते हैं ये भी हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा एमबी में एस या ईएस का प्रयोग, ये नेक्स्ट आप डालोगे, एमबी में एस या ईएस का प्रयोग। तो हमने लिखा यहाँ पर एमबी में एस या ईएस का प्रयोग, एमबी में एस या ईएस का प्रयोग। तो इसको किस तरीके से करते हैं अपन, ये हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं चलता, बल्कि वाक्य क्रिया का अंतिम अक्षर बतलाता है। तो पहली बात तो एसईएस का प्रयोग कहाँ करते हैं अपन, सकारात्मक वाक्यों में जब कर्ता एक वचन होता है, जब एसईएस का प्रयोग करते हैं। लेकिन बात समझना है, हम बात समझनी है, तो इस टेंस के
सकारात्मक वाक्यों में, इस टेंस के सकारात्मक वाक्यों में जब सब्जेक्ट एक वचन होता है तो एमबी में एस या एस लगाते हैं। लेकिन जब क्रिया का अंतिम अक्षर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स ओ जेड, लेकिन जब क्रिया का अंतिम अक्षर, ये आपको समझने हैं कि जब क्रिया का अंतिम अक्षर एस आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच, एक्स ओ जेड आदि में से कोई भी होता है तो एमबी में ईएस लगाते हैं और अन्य सभी के साथ केवल एस लगाते हैं। ये तो देखिए, इस टेंस की जो रूपरेखा है थोड़ी सी लेंथी होती है, लंबी होती है, तो वो हमें भली भांति समझनी है। तो इस टेंस के सकारात्मक वाक्यों में जब सब्जेक्ट एक वचन होता है, एस जो लगाने का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो किस तरीके से है। इस टेंस के सकारात्मक वाक्यों में जब सब्जेक्ट एक वचन होता है तो एम बी में एस या ईएस लगाते हैं। एम बी में क्या लगाते हैं? एस या ईएस लगाते हैं। लेकिन जब क्रिया का अंतिम अक्षर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स ओ जेड आदि में से कोई भी होता है तो एमबी में ईएस लगाते हैं और अन्य सभी के साथ केवल एस लगाते हैं। अब आप सब्जेक्ट एक है, माना कि राम, एक वचन कर्ता होना ही चाहिए, लेकिन इसके सामने हम दो क्रिया लिख दें। एक तो लिख दें हम टीच और एक लिख दें रीड। एक सेंटेंस तो राम पढ़ाता है और एक सेंटेंस है राम पढ़ता है, ठीक है ना। तो हमें जब सब्जेक्ट सिंगुलर है और वाक्य को हम एफर्मेटिव मोड दे रहे हैं और वाक्य को हम सकारात्मक वाक्य बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर राम सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन इसके पीछे तो सी एच है और इसके पीछे क्या है? केवल डी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सी एच हमारे बतलाए हुए अक्षरों में से है, तो सी एच होने पर क्या लगाते? ई एस। तो सी एच ही नहीं बल्कि एस आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच, एक्स ओ जेड अंतिम अक्षर ऐसा होता है तो हम ई एस लगाएंगे। तो ये सेंटेंस जो बनेगा वो सही बनेगा, राम टीचेस, राम पढ़ाता है। लेकिन इन अक्षरों में से इसमें रीड में कोई भी अक्षर नहीं है, एस, डबल एस, एस एस, सी एच, एक्स ओ जेड कोई भी नहीं है, पिछला अक्षर देखें, तो उसमें केवल अपन एस लगाते हैं। तो बात ये समझनी है आपको, एस या एस लगना जो होता है वो मुख्य क्रिया के अंतिम अक्षर पर डिपेंड करता है। यदि हमारा अंतिम अक्षर
उन 7 अक्षरों में से है तो ES लगाते हैं, उनमें से नहीं है तो केवल S लगाते हैं। लेकिन SES को सब्जेक्ट सिंगुलर ही चाहिए और SES सकारात्मक वाक्यों में लगता है। और यदि सकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो SES का कोई रट्टा नहीं है, कोई मैटर ही नहीं है। तो वहाँ पर तो आप डायरेक्ट MB फर्स्ट फॉर्म फॉलो करेंगे। तो कई बार बच्चों के दिमाग में ये भ्रांति हो जाती है, संदेह हो जाता है कि ES एक वचन के साथ लगाते हैं और बहुवचन के साथ S लगाते हैं। अरे S या ES दोनों ही एक वचनकर्ता के साथ ही लगते हैं। तो बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगता है सकारात्मक वाक्यों में? बहुवचनकर्ता के साथ MB में फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो ये बात आपको दिमाग में सुनिश्चित करके रखनी है, रटनी है कि इसके सकारात्मक वाक्य आप अच्छी तरह से बनाना सीख गए, इस टेंस को आप क्लियरेंस अच्छा करते हैं, तो आपके अन्य टेंस में कुछ है भी नहीं। विशेष तौर से आपको बार बार पढ़ना है, बार बार देखना है, बार बार समझना है आपको, यदि टेंस अच्छी तरह से सीखने हैं। ठीक है ना? तो ये कंडीशन है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर SES का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि मुख्य क्रिया का अंतिम अक्षर S, SS, SS, CH, XO, Z इन अक्षरों में से होता है तो ES लगाते हैं और अन्य सभी के साथ केवल क्या लगाते हैं? तो हमने केवल किसके बारे में पढ़ा है? सकारात्मक वाक्यों की क्रियाओं के बारे में। डू डज को हमने केवल इतना कहकर छोड़ दिया कि डू डज का प्रयोग केवल नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है। उसको हम केवल एफर्मेटिव सेंटेंस करके, क्योंकि हम उसकी दहलीज तक आ गए, तो उसमें अब हम प्रवेश करते हैं कि इसके एफर्मेटिव सेंटेंस बनते कैसे हैं, क्योंकि हमने टेंस का डिवाइडेशन पढ़ा। उसके बाद एक सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस, मैनर एंड टाइम को छांटना सीखा। फिर इसके बाद हमने टेंस शुरू किया। टेंस में पहला प्रेजेंट इंडेफिनेट की क्रियाओं का डिवाइडेशन किया। उन क्रियाओं में सबसे पहला जो सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे, उनमें कौन कौन सी क्रियाओं का प्रयोग होता है ये हमने सीखा। अब उसका प्रयोग प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे। तो हमको सेंटेंस पढ़ना है, एफर्मेटिव सेंटेंस शुरू करने हैं। ठीक है ना? तो आप नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग डालोगे एफर्मेटिव सेंटेंस। ये देखें, एफर्मेटिव सेंटेंस को हम फॉर्मूला से पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल लगता है। जो बालक पहली बार इन टेंसेस को अच्छी तरह से क्लियर करता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और धीरे धीरे करके वो अपने रिदम में ले लेता है इनको। तो ये है, तो आप नंबर 1 डालेंगे हम एफर्मेटिव सेंटेंस। जिसका मतलब है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, एफर्मेटिव सेंटेंस, ये हुआ एफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य। इसका हमें सिंटैक्स पढ़ना है। सिंटैक्स का मतलब सेंटेंस फॉर्मूला। तो इसमें सेंटेंस फॉर्मूला क्या होगा कि सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? MB में SES या MB फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद क्या करेंगे अपन? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या है? प्लेस, मैनर एंड टाइम। इस तरीके से हमने सूत्र को एक संरचित किया, इसकी संरचना दी, और उस संरचना को आपको अच्छी तरह से समझना है। ठीक है ना? तो सब्जेक्ट में आपको सिंगुलर है कि प्लूरल है वो देखना है। यदि सिंगुलर है तो MB में SES लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो MB फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, बाकी में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है वो कंडीशन आपको देखनी है। फिर प्लेस है, मैनर है, टाइम है, ये सारी बातें आपके सामने हैं। तो सूत्र को फॉलो करते हुए हम वाक्य बनाना सीखते हैं। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, राम कमरे में एक पुस्तक
पढ़ता है, ये सेंटेंस। राम कमरे में एक पुस्तक पढ़ता है। तो मैंने जो कल आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें सबसे पहले पहचान को देखना है, तो पहचान है ना इसमें, ताहे। क्लियर हो गया? तो ताहे पहचान है। हमारे पास क्या शब्द बचा? पढ़ो, और पढ़ में लगा दिया अपनी तरफ से ना, तो क्रिया बन गई पढ़ना, जिसको अपन क्या बोलेंगे? रीड। क्या बोलेंगे अपन? रीड, पढ़ना। अब ये वर्ब निकल के आ गई। सबसे पहले हमें क्रिया निकालनी होती है। अब बात ये आती है कौन पढ़ता है, कौन पढ़ता है। तो यहाँ पर हम कौन लगा के, कौन पढ़ता है, तो हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया? कौन पढ़ता है? राम। तो राम कौन हो गया इसमें? सब्जेक्ट। अब आ गया क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है? एक पुस्तक। तो क्या का जवाब देने वाला कौन होता है? ऑब्जेक्ट। और वो भी कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब राम सब्जेक्ट हो गया, ये पुस्तक ऑब्जेक्ट हो गया, पढ़ना वर्ब हो गई। कमरे में क्या है? कहाँ पढ़ता है। तो कहाँ का जो आंसर होता है वो प्लेस होता है। क्या होता है? प्लेस। तो कहाँ पढ़ता है? कमरे में। ठीक है ना? तो ये है। अब इस सूत्र के अनुसार जब सारी चीज़ें तुम्हारे पास हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में मेहनत की, आपने उसको पढ़ा, अच्छी तरह से देखा, उसके बाद आप बनाए बैक। तो सबसे पहले अपन क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? राम। फिर हमें क्या चाहिए? एमबी। तो हमने एमबी क्या है? पढ़ना, रीड। अब सब्जेक्ट एक वचन है, तो हमको क्या लगा देना? एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे। ईएस तो कब लगता है? ईएस तो तब लगता है जब पीछे उन 7 अक्षरों में से कोई भी होता है। एस, डबल एस, एस एस, सी एच, एक्स ओ जेड। तो केवल यहाँ राम रीड्स क्या पढ़ता है? ये बुक। कहाँ पढ़ता है? इन द रूम। ये सेंटेंस हमारा ट्रांसलेट हुआ हिंदी टू इंग्लिश। राम रीड्स ए बुक इन द रूम। दूसरा सेंटेंस देखें। अध्यापक कक्षा में 9 बजे रोज़ाना अंग्रेजी पढ़ाता है। ये सेंटेंस है। अध्यापक कक्षा में 9 बजे या रोज़ाना 9 बजे रोज़ाना अंग्रेजी पढ़ाता है। तो वो पढ़ता था, पढ़ता है, और यहाँ पर है पढ़ाना। तो पढ़ाना, पढ़ाना। तो पढ़ा हमारे ताहे हटा दिया, हमारे पास पढ़ा शब्द बचा, उसमें ना हमने अपनी तरफ से लगा दिया। तो पढ़ाना वर्ब हो गई, जिसको अपन क्या बोलेंगे? टीच। ये क्या है? वर्ब है। अध्यापक कक्षा में 9 बजे रोज़ाना अंग्रेजी पढ़ाता है। तो कौन पढ़ाता है भैया? कौन पढ़ाता है? अध्यापक पढ़ाता है। तो अध्यापक इज सब्जेक्ट हियर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? अध्यापक। सब्जेक्ट अध्यापक हो गया। क्या पढ़ाता है? अंग्रेजी पढ़ाता है। तो क्या का जवाब कौन होता है? ऑब्जेक्ट होता है। कहाँ पढ़ाता है? कक्षा में, प्लेस हो गया। कब पढ़ाता है? कब पढ़ाता है? तो ये टाइम हो गया, 9 बजे पढ़ाता है। रोज़ाना, ये भी टाइम हो गया। तो डेली टाइम को ही संबोधित करता है। एडवर्ब हैं दोनों ही। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सूत्र में, जब ढालेंगे सेंटेंस को, द टीचर। वर्ब लेंगे टीच, द टीचर टीच। अब यहाँ CH आ गया, ठीक है ना? द टीचर टीचेस। क्या पढ़ाता है वो? इंग्लिश। भाई फिर उसके बाद में वर्ब आपने लगा दी, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ाता है? अब हमको प्लेस चाहिए। इन द क्लास। इन द क्लास कितने बजे? एट 9 o'clock। अगर सुबह शाम की बात होती तो AM PM फॉलो कर सकते हैं, और पीछे हम लिखेंगे डेली। ये सेंटेंस आपका फॉर्मेट हुआ, फॉर्मेशन है।
अध्यापक कक्षा में 9 बजे रोज़ाना अंग्रेजी पढ़ाता है। तो यहाँ पर द टीचर सब्जेक्ट हो गया, टीच आपकी वर्ब हो गई, वर्ब में आपने क्या किया, ईएस लगा दिया, फिर आपने क्या किया, इंग्लिश, इन द क्लास ऑब्जेक्ट इंग्लिश, इन द क्लास प्लेस लगा दिया, एट 9 o'clock समय से पहले, ठीक है ना, पहले से अंदर होने की स्थिति में पढ़ाते समय। तो इनका प्रयोग प्रपोजिशन के रूप में, एट का प्रयोग प्रपोजिशन के रूप में जो घड़ी के समय से पहले एट लगाते हैं। एट 9 o'clock क्यों आया, क्योंकि घड़ी के समय से पहले अपन क्या लगाते हैं, ठीक है ना। अब एक दो सेंटेंस आप और भी देखें। जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही प्रकार के ऑब्जेक्ट होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही प्रकार के क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। वो आप देखें, देखिए वह मुझको एक फूल रोज़ाना देता है। वह मुझको एक फूल रोज़ाना देता है। तो क्रिया क्या हुई आपकी, देना, ताहे हटा दें, हमारे पास दे बचा और यहाँ ना लगा दिया तो गिव, देना, ठीक है ना। वर्ब यहाँ पर गिव हो गई। कौन देता है, वह मुझको एक फूल रोज़ाना देता है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट और वर्ब क्लियर हो गए। फिर हमारा जो अटैक होता है, हमें जो सोचना होता है वो किसके ऊपर सोचना होता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट यदि वाक्य में है तो आप क्या किसको लगा के देखें, क्या देता है। तो वर्ब के आगे जो क्रिया शब्द है हमारे पास, क्या देता है, क्या देता है, एक फूल किसको देता है, मुझको देता है। क्या देता है, एक फूल देता है, किसको देता है, मुझको। और कब देता है, रोज़ाना देता है। देने की स्थिति क्या है उसकी। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट कौन ले लिया, ही। देने को क्या बोलेंगे, गिव। अब सिंगुलर है तो क्या कर देंगे इसको, गिव्स। ही गिव्स, मुझको देता है तो मी, क्या देता है, ए फ्लावर। ही गिव्स मी ए फ्लावर डेली। अगर दोनों ऑब्जेक्ट, भाई ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम तो लिखने की स्थिति हमारी ये होती है, उचित जब वाक्य में होता है तो हम पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं और पीछे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। लेकिन इस वाक्य को अगर हम ऐसे बनाएं, ही गिव्स ए फ्लावर, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले लें, तो पिछले ऑब्जेक्ट इसको हम पीछे ले जाएं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो इससे पहले हम टू या फोर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्रपोजिशन लगाते हैं, टू या फोर। तो ही गिव्स ए फ्लावर टू मी डेली, ठीक है ना। टू भी लगा देते हैं या फोर, टू या फोर में से कोई भी एक प्रपोजिशन आप यूज कर सकते हो ऐसी स्थिति में। तो ये स्थिति है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हम पहले लगाते हैं, इनडायरेक्ट को पीछे लगाते हैं, तो टू या फोर में से कोई एक प्रपोजिशन लगाना होता है। और अगर इनडायरेक्ट को पहले लगाया है आपने और डायरेक्ट को पीछे लगाया है तो हमें कोई भी प्रपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये हमारे लिए आज का वीडियो कालांश है। नेक्स्ट हम आपको अगले वीडियो कालांश में इसको जारी रखते हुए टेंस को अन्य सारी बातें इसकी बतलाएंगे। थैंक यू।